नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 1 कर रहे हैं अहमदनगर का किला। अब यह जो पाठ है यह जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 अप्रैल 1944 में लिखनी प्रारंभ की थी। तो अब शुरू करते हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। अब यहाँ पर जो नेहरू जी है वह बताते हैं यह मेरी 9वें नंबर की जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि हमें यहाँ पर आए 20 महीने से भी अधिक समय हो गया था। हम यहाँ पर जब पहुँचे तो हमारा स्वागत अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने किया था। यह दूज का चांद वह चांद होता है जो अमावस के नेक्स्ट डे हमें नज़र आता है। अमावस के अगले दिन जो चांद नज़र आता है उसे दूज का चांद कहा जाता है। तो जब वह आए थे तो उस समय रात का समय था और अमावस का अगला ही दिन था, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह चांद हमारा स्वागत कर रहा है। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या का नेक्स्ट डे, अभी हमने की ना बात दूज के चांद की, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष अमावस के अगले दिन शुरू होता है। अब आपको बच्चों पता होना चाहिए जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा महीना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में बटा होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। अमावस के अगले दिन जब चांद निकलना शुरू होता है तब से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष चलता है और जब चांद घटना शुरू हो जाता है तब वह समय अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो वो कहते हैं जब हम यहाँ आए थे तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। अब इसी चांद को देखकर नेहरू जी को अंदाजा होता था कि उन्हें जेल में आए 1 महीना बीत चुका है, क्योंकि जब वह आए थे तब चांद उगना ही शुरू हुआ था। पहला ही दिन था अमावस के बाद जब चांद निकला था। तो अगली बार जब दोबारा अमावस के बाद नया चांद निकला तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें 1 महीना बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। अब नेहरू जी बोलते हैं कि ये चांद ही था जो मेरे बंदी जीवन का, जब मैं जेल में बंद था तो मेरा स्थायी साथी के रूप में मेरे साथ हमेशा रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। चांद को देख के ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होगा। आज कुछ बुरा है तो कल अच्छा अवश्य होगा। आज मैं जेल में बंद हूँ तो मैं आज़ाद भी होऊंगा। और इसका अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि आज हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है तो कल हमें आज़ादी भी मिलेगी, स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। तो इन सब का एहसास उन्हें चांद को देखकर होता था। अब वे बात करते हैं अतीत का भार। अब वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो अतीत का भार है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। अब नेहरू जी बताते हैं जिस प्रकार मैं दूसरी जेलों में बागवानी का कार्य किया करता था अर्थात गार्डनिंग किया करता था, उस प्रकार मैंने अहमदनगर के किले में भी शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। वे कहते हैं तेज धूप होती थी तब भी मैं फूलों के लिए क्यारियां बनाया करता था। मिट्टी बहुत खराब थी। अब अहमदनगर की किले की जो मिट्टी थी वो बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी।
क्योंकि यह इतिहास स्थल है। अब ये जो अहमदनगर का किला है एक ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास का स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी है। वे कहते हैं इसी कारण इस महल ने अतीत में पुराने समय में बहुत सारे युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ होती है पुरानी योजनाएं या षड्यंत्र। अब इस महल ने बहुत सारे षड्यंत्र वगैरह देखे हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वे कहते हैं यहाँ का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जा सकती है। वे कहते हैं घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई खास अहमियत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक घटना है जो आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। अब वो कहते हैं जो यह महल है अहमदनगर का किला, इससे जुड़ी एक चांद बीबी नाम की सुंदर महिला के साहस की कहानी इस महल से जुड़ी हुई है, जिसने अपने महल की रक्षा के लिए अकबर की इतनी बड़ी शाही सेना से भी युद्ध करने के लिए आगे आ गई थी। उसने अपनी पूरी सेना का नेतृत्व किया था और हाथ में तलवार लेके सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़ गई थी। लेकिन चांद बीबी के साथ बुरा हुआ, उसे दुर्भी संध्या अर्थात षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ा, जिस कारण उनके ही किसी आदमी ने उनकी हत्या अंत में कर दी। अब वह आगे बात करते हैं, खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। अब वो कहते हैं जब उन्होंने कहानी ख़त्म की तब वह महल के बारे में बताना शुरू करते हैं कि हम महल में खुदाई का कार्य भी किया करते थे, और जब हम खुदाई का कार्य कर रहे थे तो हमें वहाँ पर बहुत नीचे प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से नजर आए। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। वे कहते हैं हम बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं कर पाए क्योंकि एक तो हमें जो वहाँ के अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा हमें खुदाई करने की मंजूरी ही नहीं मिली, और दूसरा हमारे पास खुदाई के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमें यह काम यहीं पर रोकना पड़ा। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कदम उठा ली है। अब वो कहते हैं कि अब मैंने कुदाल को छोड़ दिया है, खुदाई का कार्य छोड़कर हाथों में कलम उठा ली, अर्थात मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। लेकिन वह कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ से आज़ाद नहीं हो जाऊँगा और कर्म के माध्यम से कर्म नहीं करूँगा, वर्तमान में कोई कार्य ही नहीं करूँगा और कुछ अनुभव ही नहीं करूँगा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? जब मैं कुछ कार्य ही नहीं कर रहा, जेल में बंद बैठा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँ? ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। वे कहते हैं मैं पैगंबर की भूमिका भी नहीं अपना सकता कि मैं उनकी तरह भविष्य के बारे में ही लिख दूँ। बचा रहता है अतीत। अब वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ अतीत बचा हुआ है जो समय बीत चुका है, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। वे कहते हैं मेरे पास अतीत बचा हुआ है जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में भी मैं किसी महान इतिहासकार या विद्वान की तरह नहीं लिख पाऊँगा।
मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध करके उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। वे कहते हैं मैं अपने आज की तरह, जैसे मेरे आज के विचार है, मेरी सोचने की क्षमता है, मैं उसके अनुसार और जो मुझे नॉलेज है उन सब को मिलाकर उन सब में संबंध स्थापित करके उसके बारे में लिख सकता हूँ। गैटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब गैटे एक विद्वान है जिन्होंने लिखा था कि जैसा नेहरू जी ने इतिहास लिखा है, उनके जैसा इतिहास अतीत के भारी बोझ, जो अतीत का इतना भारी बोझ है, इतना हमारा बड़ा अतीत है, उसमें एक सीमा तक हमें राहत दिलाने वाला है। अब जब नेहरू जी डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अतीत के विषय में लिखना है, तो उन्हें एक अतीत का दबाव सा महसूस होता है कि वो इसके बारे में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। अब वे उसके बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह से अभिभूत करता है। अब वो कहते हैं दबाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरह से ही हमें प्रभावित करता है, इसका असर हम पर पड़ता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, कभी कभी यह दबाव इतना अधिक होता है कि ऐसा लगता है हमारा दम घुट रहा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से होती है। खास तौर पर यह उन लोगों के लिए दम घुटू होता है जिनकी सभ्यताएं पुरानी, जिनकी जड़ें जो होती है वह पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हुई होती है। मसलन जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। भारत और चीन आज भी अपनी पुरानी सभ्यताओं से, पुरानी परंपराओं से, पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का अधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है। अब नेहरू जी बोलते हैं कि आखिर मेरी विरासत है क्या और मैं किन बातों का अधिकारी हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी विरासत है और किन चीज़ों का मैं आज अधिकारी हूँ। क्या वे उन सब के अधिकारी हैं जिन्हें मानव ने दसियों हजारों सालों से मेहनत करके हासिल किया है। अगर आप देखो तो आज बच्चों जो हमारी भाषा है वो भी हमारी विरासत ही है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, जो हजारों सालों की मेहनत के बाद आज पूरी तरीके से तैयार है, जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट कर पा रहे हैं और दूसरे के समझ पा रहे हैं। देखा जाए तो यह भी तो हमारी विरासत है। आज जो आप लाइट देख रहे हो घर में, वो भी आपको विरासत के रूप में ही मिली है। ये जितना भी सुख सुविधाएं जो आज आपके पास है, यह हमें हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में ही मिली है। उसकी विजयों का उल्लास। अब वो कहते हैं जो हमारे पुराने समय में राजा महाराजा थे, जब वो विजय होते थे, जीतते थे, तो उनकी खुशी, जीतने की खुशी का, उनकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, जब वह हारते थे तो उसके दुख का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई। वे कहते हैं मानव के जो हैरत अंगेज साहसिक कार्य, उन सब का जो बहुत समय पहले, युगों पहले शुरू हुए थे और जो अब भी जारी, जो आज भी लगातार जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ। कहते हैं मैं इन सब चीज़ों का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। साथ ही मैं उन चीज़ों का भी वारिस हूँ जिसमें इस पूरी मानव जाति की साझेदारी है, जिसमें जिन चीज़ों की पूरी मानव जाति भी उत्तराधिकारी है, वारिस है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। वे कहते हैं जो हम भारतवासी हैं, हमारी विरासत की एक खास बात है जो अनोखी नहीं, जो बहुत ज़्यादा अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं हो सकता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस, अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। वे कहते हैं एक विशेष बात है जो हम सभी मनुष्यों पर लागू होती है, वो है हमारा रक्त, मांस और अस्थियां, जो सभी व्यक्तियों में
मौजूद है और इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप अर्थात आने वाला रूप भी बनेगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होगी वह भी रक्त, मांस और अस्थियों से ही बनेगी। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। वे कहते हैं जो ये विशिष्ट है, विशेषता युक्त हमारी विरासत है, उसका विचार और वर्तमान पर इसे मतलब आज के समय पे इसे कैसे लागू किया जा सकता है, यह बात मेरे मन में बैठी हुई है। अब बच्चों वर्तमान से इनका कहना है आज के समय से नहीं, ये जो हमारा आज 2021 चल रहा है इससे संबंध नहीं है, इनका वर्तमान से संबंध है 1944 से, क्योंकि यह बुक उन्होंने तभी लिखनी प्रारंभ की थी और उसी समय लिखी गई है। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। मैं बोलते हैं कि मैं अपनी इसी विरासत के विषय में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत कहती है, लेकिन जो ये विषय है हमारे इतिहास का, हमारे अतीत का, हमारी विरासत का, ये बहुत जटिल है। इसकी कठिनाइयाँ मुझे बहुत हद तक भयभीत करती है, डराती है। मुझे लगता है कि मैं सही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं लिख पाऊँगा, मैं इसका सिर्फ सही रूप से कुछ थोड़ा सा ही स्पर्श मात्र कर पाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्या ये लिखना चाहते हैं, यह जेल में कब आए, इनका समय किस तरीके से बीता था और किस प्रकार इन्होंने लिखने का विचार इनके मन में आया और उस वक्त इनके मन में क्या क्या बातें आई, उन सब के बारे में इन्होंने प्रथम पाठ अहमदनगर के किले में लिखा है। तो यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।